हेलो ऑफिसर्स, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन देखेंगे, है ना। और भी अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो आज वाला थोड़ा सा क्रूशियल है, आज वाला लेक्चर। बाकी फोटोसिंथेसिस मतलब पेड़ पौधा के बारे में बहुत जल्दी ही निपटा देंगे हम पढ़ा करके। ज़्यादा इसमें जितना मतलब पढ़ना रहता है ओरिजिनली उतना ही पढ़ाएंगे। एंड फिर उसके बाद हम लोग का इंटरेस्टिंग चैप्टर सब शुरू होगा, जैसे सर्कुलेटरी हो गया, स्केलेटन मसल्स वगैरह, ये सब के बारे में। और आपका जो भी है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब बिल्कुल मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। और ह्यूमन के बारे में वो उसमें पढ़ेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। तो इसीलिए वो इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी इसको पढ़ाते हैं, है ना। एंड ये वाला थोड़ा सा एरिया ये सब बोरिंग टाइप में लगता है, बट हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इन टू मेन स्टेप्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला लाइट रिएक्शन में एंड दूसरा डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो है सो वो दिन के टाइम में होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कब होता है, आप लोग बताइए कब होता है। तो डार्क रिएक्शन जो है सो वो भी दिन में ही होता है। डार्क रिएक्शन नाम से लगता है कि ये रात में होता होगा, बट ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होता है एंड लाइट रिएक्शन भी दिन में ही होता है, दोनों दिन में होता है। बट फर्क क्या है कि लाइट रिएक्शन के द्वारा जो है सो मतलब कि लाइट यूज़ होता है मेनली। जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक़्त लाइट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। लेकिन जब डार्क रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर उस वक़्त लाइट का यूज़ नहीं होता है, यानी बिना लाइट के प्रेज़ेंस में भी वो हो सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में बहुत मेजर फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। यानी कि जब लाइट रिएक्शन हो रहा होगा तो लाइट ज़रूरी है, मस्ट है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं भी रहेगा तो भी काम बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लाइट रिएक्शन। तो वैसे तो लाइट रिएक्शन का जैसे कि एक बहुत बड़ा मतलब चार्ट टाइप में एक आता है पूरा ऐसा, बट वो नीट लेवल के बच्चे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ऐसे नीचे रहना है, बेसिक्स रहना है। जितना हमसे सवाल पूछा जाता है उससे थोड़ा-सा ऊपर ही जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है नीट लेवल में, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। समझने में दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि वो बहुत टफ रहता है वो लोग का। तो अब देखते हैं लाइट रिएक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम हिल रिएक्शन भी है। इट ऑकर्स इन थाइलाकॉइड्स। तो ये थाइलाकॉइड्स में होता है, यानी लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड्स में होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में। तो अगर इसका डायग्राम हमको मिलेगा तो हम लगा देंगे इसको फोटो। इट इज़ नेम्ड एज लाइट रिएक्शन एज इट ऑकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी कि इसको लाइट रिएक्शन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, समझ गए ना। इसके वजह से इसको लाइट रिएक्शन बोला गया है। अब इसमें होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये दोनों मिलता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये बनता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन आता है वो आता है वाटर से, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, राइट। तो ये जो है सो रिड्यूस होता है, ठीक है। यानी ये जो वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाटर स्प्लिट हो रहा है तो ये वाटर H2 में जा रहा है एंड O2 में जा रहा है, ठीक है। एंड ये जो ऑक्सीजन है यही आपका यहाँ पे जा रहा है, यानी ऑक्सीजन के फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो इसी हाइड्रोजन से जा रहा है, मतलब इसी वाटर वाले मॉलिक्यूल से जा रहा है। और इसको जो ये जो वाटर टूट रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ H2O या फिर फोटोलिसिस ऑफ H2O। उसके बाद अगर जैसे एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म भी है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसको वो कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन कभी भी किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, H2 ऐड हो रहा है, तो फिर हम लोग उसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो सब्सटेंस प्लस O2 ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस प्लस H2 रिडक्शन। जैसे यहाँ पे है भी सब्सटेंस प्लस O2 ऑक्सीडेशन एंड सब्सटेंस प्लस H2 रिडक्शन। अब देखते हैं हम लोग मेजर स्टेप्स इसमें। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, यानी क्लोरोफिल जो है सो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी वो लाइट एनर्जी को लेता है फ्रॉम सनलाइट, ठीक है, और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है। ये वाला स्टेप से भी बाय द वे क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था अलग अलग, ये सब सारा स्टेप्स लिखा हुआ था और बताना था कि इनमें से कौन कौन सा ट्रू है। तो हो सकता ये सवाल आ जाए। एक्टिव क्लोरोफिल टेक्स पार्ट इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि एक्टिव क्लोरोफिल जो है सिर्फ वही वाटर को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, तो वाटर के टूटने की वजह से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर वाटर अगर नहीं टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये 3 स्टेप्स है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो आपका क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, चेंज कर देता है केमिकल एनर्जी में। एक्टिव क्लोरोफिल टेक पार्ट करता है वाटर को तोड़ने में, ठीक है। और तीसरा है कि वाटर के टूटने की वजह से ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन तो देख लिए, अब डार्क रिएक्शन देख लेते हैं। और इसमें हम लोग को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना है, 4-5 पॉइंट इतना ही पढ़ो और चलते बनो, समझा ना। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, और जाना भी नहीं है उतना डिटेल में। ऐसा भी रहता है कि भाई जाने से अगर हम लोग का क्वेश्चंस बन जाता, हम लोग क्वेश्चंस बना लेते तो बात अलग रहता है, लेकिन उतना डिटेल में जब पूछता ही नहीं तो जाना क्यों जबरदस्ती का, ये मेन है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, यानी कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये रिएक्शन जो है सो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, दिन में होता है बट लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये कहाँ होता है? ये होता है स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में ये होता है। इसको जो है सो हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो है सो डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, और इसको जो है सो C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो C3 साइकिल इसको क्यों बोलते हैं? तो C3 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आता है, जिसको हम लोग PGA बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। It is also called as C3 cycle as first stable product is phosphoglyceric acid, that is PGA, a 3 carbon compound, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज में रिड्यूस हो जाता है तो वो वही एक तरीके का डार्क रिएक्शन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, कि हेट्रोट्रॉपिक प्लांट किसे कहते हैं भाई। Plants which can't make their own food and depends on other plants for their food are called heterotrophic plant। तो अभी तक आप लोग सुने होंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है सो ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है, यानी जो खुद से ही अपना खाना बनाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि दूसरे चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यानी कि वो खुद से खाना नहीं बना सकता है, ठीक है। वो पौधे जो है सो खुद से खाना नहीं बना सकता है, तो इसीलिए हम लोग उनको हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। तो उन पौधों को हम लोग ये हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जांपल्स, ठीक है, कितने टाइप्स के हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पैरासिटिक प्लांट्स और दूसरा होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर कार्निवोरस प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स का मतलब ये है कि ये पैरासाइट की तरह होता है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी ये, जैसे पैरासाइट क्या रहता है, पैरासाइट का मतलब ये किसी होस्ट में घुसा हुआ है, होस्ट के अंदर या होस्ट के बाहर है,
और उससे जो है सो वो खाना ले रहा है, ठीक है? तो वो एज़ एन पैरासाइट है, मतलब कि उसका खाना को वो एक तरीके से छीन के खा रहा है, ठीक है? और इंसेक्टिवोरस प्लांट कहने का मतलब ये है कि जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट हो, ठीक है? तो बेसिकली इसका एग्ज़ाम्पल हम लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल हम लोग देख लेते हैं, बाकी इसका फ़ोटोज़ अगर हमको मिलता है तो हम ज़रूर लगाएँगे ये सब का फ़ोटोज़ भी, ताकि और अच्छे से समझ में आए चीज़ें। तो जैसे कि पहला है एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, तो पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जांपल देखते हैं। तो 4 है कसकट्टा, जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। दूसरा है विस्कम एल्बम, जिसको कि मिस्टेलोटो भी बोलते हैं, जो कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, ठीक है? एंड तीसरा है रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, ठीक है? ये आर्नोल्ड नाम मिलता-जुलता है आर्नोल्ड से। अगर आप लोगों को पता है आर्नोल्ड कौन है तो हम लोगों को पता होगा, तो समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे होंगे। ये होता है टोटल रूट पैरासाइट। उसके बाद एक होता है सैंटिलम, ये होता है पार्शियल रूट पैरासाइट। अच्छा, ये सब क्यों लिखे हैं? ये सब इसलिए लिखे हैं कि इससे भी बहुत बार रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताइए कि जो ये जो कसकट्टा है, ठीक है? ये जो भी प्रोनाउंस और सही से नहीं कर रहे होंगे, ये जो भी है, ठीक है? तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट है कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट है कि पार्शियल रूट पैरासाइट है कि टोटल रूट पैरासाइट है? ये चारों ऑप्शन दे देता है और इसके बारे में पूछ लेगा। ये चारों ऑप्शन दे देगा यानी इसके बारे में पूछ लेगा या इसके बारे में पूछ लेगा। तो इसीलिए ये भी लिखे हैं, ठीक है? ताकि ये पूरा अच्छे से डिटेल में आप लोग को याद रहे। उसके बाद आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, यानी वो जो इंसेक्ट्स पे जो डिपेंडेंट रहते हैं उन प्लांट्स का एग्जाम्पल। तो पहला है नेपेंथस, जो कि पिचर प्लांट भी इसको बोलते हैं। उसके बाद यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर वॉट भी बोलते हैं, ड्रोसेरा, सन ड्यू भी बोलते हैं, एंड डायोनिया, जिसको कि वीनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये अगेन 4 तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये सब का इमेज हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि लगा दें, ठीक है? उसके बाद फिर आता है मेरा वेयर डू इंसेक्टिवर्स प्लांट ग्रो, यानी कि इंसेक्टिवर्स प्लांट ग्रो कहाँ पे करते हैं? तो ये वहाँ पे ग्रो करते हैं नाइट्रोजिनस डिफिशिएंट सॉइल में, ठीक है? क्योंकि नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है इन प्लांट्स को, तो इनको डिपेंड होना पड़ता है इंसेक्ट्स पे, ताकि अपना नाइट्रोजन का जो डिफिशियंसी है उसको पूरा कर सकें। ठीक है? तो इसीलिए ये जो है सो नाइट्रोजनस डिफिशिएंट सॉइल में, यानी उस मिट्टी में जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं मौजूद है, वहाँ पे ये लोग जो है सो ज़्यादा ग्रो करते हैं। कि वहाँ पे जब ज़मीन से इन लोगों को नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है तो किसी तरीके से तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग इंसेक्ट्स को या फिर दूसरे एनिमल्स को मतलब डिपेंड हो जाते हैं उस पे। ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।